जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एजुकेशन कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। वनडे एग्ज़ाम हो या अन्य कोई अदर एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीसीएस की सीरीज़ चल रही है इस टाइम, तो समसामयिक की घटना चक्र जो दृष्टि घटना चक्र आई है उसी की बात करते हैं। उसी का अध्ययन करेंगे, उसी को रिवीजन करेंगे और 2-3 पार्ट में इसे पूरा इस बुक को पूरा रिवाइज कर डालेंगे। जैसे कि ये देखो, आप देख ही रहे हैं, दृष्टि 2023 जो आई है 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का अद्यतन है, तो उसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे अपने फैक्ट की ओर। कहाँ पे अब हमारा सबसे पहला फैक्ट ये है, राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे और इसके बाद में जो भी पूरी बुक्स है 212 पेज हैं लगभग समथिंग। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए। तो सबसे पहला हमारा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड जो होते हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहला मानदंड है हमारा कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। दूसरा मानदंड कहता है कि लोकसभा में पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। इसके बाद में आता है तीसरा मानदंड यह है कि उस राजनीतिक दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी यानी राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसके बाद में है कि उपयुक्त शर्तों को एक भी पूरा करने, यानी कि जो 3 शर्तें हैं इनमें एक भी शर्त को अगर पूरा करते तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर दिया गया है, और जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP इनको जो राष्ट्रीय दल का दर्जा वो था वो वापस ले लिया है, क्योंकि इन्होंने एक भी मानदंड पूरा नहीं कर पाया है। तो इस प्रकार वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? वो 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से ये स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने आम चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92%, ये गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 12.92% आम आदमी पार्टी ने मत प्राप्त किए हैं। और इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। और उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पहले से ही इसमें राज्य स्तरीय दल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया, यानी कि इसने सभी मानदंड पूरे कर लिए हैं। और चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये तो पता ही है। और राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है वो तो अभी हम लोग जान ही चुके हैं कि 6 है। कौन कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP है, और छठवीं है आम आदमी पार्टी, जिसको हाल ही में अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं अगला, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गाँव को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है।
जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु, जो कि पूर्वांचल सबसे भारत के हमारे पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो किबिथु में है, वहीं पर लॉन्च किया है। 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी है? ये केंद्र के द्वारा ये आयोजित जो प्रायोजित योजना है वो, जिसकी मंजूरी 2022 से 2023 से यानी 2022-23 से 2025 से 26 के लिए प्रदान की गई। कब तक? 22-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ है। इसका वित्तीय आवंटन कितना है? 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत चार राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये पर्वतीय राज्य हैं चारों। संघ शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। चार राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम और उत्तराखंड। और संघ शासित प्रदेश वो लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे जो 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यानी 662 गाँवों की पहचान की गई पहले चरण। और यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गाँवों के लोगों को पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। किसके द्वारा? ये जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसके बाद में आते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन जो इलेक्शन हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, उसको देखते हैं। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा हैं। सबसे पहले देखते हैं मेघालय की 10वीं मेघालय विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। मेघालय में एक चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ था। तो राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? मेघालय में 60 है और इसमें हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव हुए। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और चुनाव कितने में हुए? 59 में हुए। और जबकि साहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ये जो सोहियोंग है, इस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी HDR लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया, क्योंकि जो मेघालय के पूर्व गृह मंत्री यूडीपी के प्रत्याशी जो HDR लिंगदो थे, उनका निधन हो गया था। इस वजह से एक सीट पर चुनाव स्थगित किया गया था। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो हैं ST के लिए वो कितनी सीटें हैं? 60 में से 55 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। SC के लिए कोई सीट है ही नहीं। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया था। कितना किया गया था? 86.69%। वर्ष 2018 की चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2018 की तुलना में वृद्धि हुई है।
मतदान में कितनी? 0.04%। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। 7 मार्च 2023 को कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए, कौन सा कार्यकाल इनका है? दूसरा कार्यकाल है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइनसोंग तथा स्नियाबलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये थॉमस ए संगमा है, इनको 11वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखते हैं चुनाव परिणाम क्या रहे मेघालय के। तो नेशनल पीपल्स पार्टी ने 26 सीटें जीती थी। इनका मत प्रतिशत था 31.49% और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। इनका मत प्रतिशत रहा 16.21% और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। इनका वोट प्रतिशत था 13.14%। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। इनका 13.78% वोट रहा। वॉइस ऑफ द पीपुल ने 4 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, जिनको 9.33% मत प्राप्त हुए। अब देखते हैं नागालैंड। 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल के समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 को निर्धारित थी। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेघालय था इसकी कौन सी विधानसभा थी? तो उसकी 11वीं विधानसभा थी। 11वीं के चुनाव हुए थे 11वीं विधानसभा के मेघालय में। और नागालैंड की कौन सी? 13वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की, नहीं सॉरी 14वीं के इलेक्शन हुए, 13वीं का विधानसभा कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या इसमें भी 60 ही है और जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मेघालय में क्या था? तो मेघालय में 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और नागालैंड में 59 सीटें। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए थे, जबकि अकोलुटू निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो कनीमी निर्विरोध विजय घोषित किए थे। जो बीजेपी की जो बीजेपी की प्रत्याशी थी काजेतो किनमी, ये निर्विरोध विजय घोषित किए गए। और 2023 के चुनाव में राज्य भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 12 सीटें जीती थी और जबकि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? मेघालय में 2 जीती हैं और नागालैंड में 12 सीटें जीती हैं। 2 और 2 इधर 1 लगा दिया तो कितना हो गया? 12। ये ध्यान रखना है। मेघालय ने 2 सीटें जीती थी और नागालैंड में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई थी। एनडीपीपी को कितनी सीटें? 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। नागालैंड के ऐतिहासिक जो चुनाव हुआ है 2023 में, इसमें पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई है। ये एनडीपी की हेकानु जखालू हैं। हेकानु जखालू ने प्राप्त की। ये दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजय घोषित की है। कहाँ से? ये दीमापुर तृतीय से, ध्यान रखना है। एनडीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहौतु ओनुओ क्रूज, यानी कि 2 महिला प्रत्याशी विजयी घोषित हुई हैं। एक हेकानी जखालू है और दूसरी सलहौतु ओनुओ क्रूज। ये भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। और उधर मेघालय के संगमा वो दूसरे कार्यकाल के लिए और ये मेघालय के नेफ्यू रियो ये 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। टीआर जेलियांग तथा यांथोंगो पैटर्न ये उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इनको 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किनको?
सेरिंगेन लोंगकुमेर। देखते हैं नागालैंड का चुनाव परिणाम क्या रहा। तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। इनका मत प्रतिशत था 32.22%। भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। इनका 18.81% मत प्रतिशत रहा है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, जिनका 9.56% रहा है वोट। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, वोट प्रतिशत 5.78% रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी ये रामविलास पासवान की है, इसमें इसने 2 सीटें जीती हैं। इनका मत प्रतिशत 8.65 रहा है। और नागा पीपल्स फ्रंट इसने 7.09% वोट हासिल किए हैं। अब देखते हैं त्रिपुरा विधानसभा। इनकी 12वीं त्रिपुरा विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी। अब इनकी भी 13वीं विधानसभा होगी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एकल चरण में चुनाव संपन्न हुए। त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या इसमें भी 60 है। ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से सीटों की संख्या पूछी जाएगी। तो विधानसभा सीटों की संख्या, जिसमें 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका क्षेत्रीय सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल 33 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की है। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। माणिक साहा 24 मार्च 2023 को भाजपा विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कौन? विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देखते हैं इनका चुनाव परिणाम क्या रहा नागालैंड का। नागालैंड का तो हम देख ही चुके थे। त्रिपुरा का देखेंगे, ये गलत छपा है। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती हैं, मत प्रतिशत 38.97। टिपरा मोठा पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 11 सीटें जीती हैं, वोट प्रतिशत रहा है इनका 24.62%। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, इनका वोट प्रतिशत 8.56। और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीट जीती है, जिनका मत प्रतिशत रहा 1.26%। आगे देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली और न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को नापने के लिए सूचना एकत्र करती है। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? पुलिस है, फिर जेल प्रणाली हो गया, फिर न्यायपालिका हो गई और कानूनी सहायता। इसके आधार पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IGR 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। ये कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण था। इसे डच कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TIESS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन सी? एक बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और दूसरा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IGR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, कर्नाटक है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में
उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान यानी 18वीं रैंक पर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम यानी 7वें स्थान पर है। तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग में है बड़े राज्यों में कर्नाटक, और सबसे खराब स्थिति में है बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, जो 18वीं रैंक पर बना हुआ है 3.78 अंक के साथ। और सबसे छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ है सिक्किम, और सबसे खराब स्थिति में है गोवा। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग देखते हैं। IGR 2022 बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक फर्स्ट रैंक पर है। पुलिस प्रणाली में दूसरी रैंक पर है, जेल प्रणाली में दूसरी रैंक पर है, न्यायपालिका में दूसरी रैंक पर है, और कानूनी सहायता में दूसरी रैंक पर है कर्नाटक। इसके बाद में आता है तमिलनाडु, ये IGR 2022 की रैंक में सेकंड स्थान पर है। पुलिस में ये 6वें नंबर पर है, जेल प्रणाली में पहले नंबर पर है, न्यायपालिका में पहले नंबर पर है, और कानूनी सहायता में 12वें नंबर पर है। इसके बाद में आता है तेलंगाना, ये इसकी थर्ड रैंक है बड़े राज्यों में। पुलिस प्रणाली इसकी नंबर 1 पर है, जेल प्रणाली में नंबर 3 अंक पर है, न्यायपालिका में नंबर 5 अंक पर है, और कानूनी सहायता में ये 5 अंक पर काबिज है। अंतिम 3 राज्य कौन से हैं? अंतिम 3 राज्य हैं बिहार, जिसका रैंक 16वां है। पुलिस में इसका 16वां रैंक है, जेल प्रणाली में 9वां रैंक है, न्यायपालिका में 16वां रैंक है, और कानूनी सहायता में भी 16वां रैंक है। पश्चिम बंगाल आता है, इसका 17वां रैंक है, पुलिस में 18वां रैंक है, जेल प्रणाली में 13वां रैंक है, और न्यायपालिका में 18वां रैंक है, कानूनी सहायता में 15वां रैंक है। और 18वें नंबर पर आता है सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस प्रणाली में 15वें नंबर पर है, जेल प्रणाली में 70वें नंबर पर है, न्यायपालिका में 15वें नंबर पर है, और कानूनी सहायता में 18वें नंबर पर है। अब देखते हैं विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है। उत्तर प्रदेश की रैंक, पुलिस की रैंक 15वें नंबर पर है, स्कोर 4.37। जेल प्रणाली 17वें नंबर पर है, स्कोर 3.55। न्यायपालिका में 15वें नंबर पर है, स्कोर है 4.05। कानूनी सहायता में 18वें नंबर पर है, जिसका स्कोर 3.24। अब आते हैं इसके बाद MV गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देखते हैं इसके बारे में। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई। यानी कि 13 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM मोदी ने किया था। और इसकी जो यात्रा थी, लास्ट यात्रा, ये अंतिम यात्रा, वो असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई थी। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही। कितने किलोमीटर की रही है? 32 किलोमीटर की यह यात्रा रही है।
जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से जो प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। कितनी? 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला है। ये 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है और कितने स्थल? 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण इसमें शामिल था। MV गंगा विलास सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। इसमें कितने? 36 पर्यटकों की क्षमता है। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। पहली यात्रा में कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और कितने थे? 32। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। MV गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये सबसे लंबा क्रूज है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा सौर प्रौद्योगिकी नियंत्रण से युक्त है। ये टेंट सिटी। MV गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया था। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। आते हैं अगली खबर। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। जो केरल उच्च न्यायालय है अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो अधोलिखित है। 22 क्षेत्रीय भाषाएं वही हैं जो संविधान में वर्णित हैं। असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम है, जो कि यहाँ केरल की मलयालम है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम केरल की क्षेत्रीय भाषा है मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। केरल उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए गए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मणिकुमार और न्यायमूर्ति हैं साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय निम्नलिखित हैं। दोनों निर्णय ये हैं। वाहन क्रय ऋण व्हीकल परचेस लोन से संबंधित निर्णय और दूसरा है चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण
प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन की शुरुआत की गई है। उसके बाद में आते हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 क्लास 2 के कार्य क्षेत्र के अधीन आती है। विधानसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती रही है। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि अभी तक जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता था, अब नहीं होगा, क्योंकि अब एक नई समिति गठित की जाएगी और जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो क्या होगा कि सबसे अधिक जो जनप्रतिनिधि जिसकी अधिक सीटें होंगी वही विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। और जब तक इस संसद संविधान के अनुच्छेद 324 क्लास 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। यानी कि आर्टिकल 324 क्लास 2 के अधीन कोई विधि अगर जब तक नहीं बन जाती है, तब तक ये दिशा निर्देश जो है यही रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की थी। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय तथा न्यायमूर्ति CT रवि कुमार शामिल थे। इसके बाद में आता है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। देखते हैं क्या है ये। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 की जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित होती है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 से 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में
अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% यानी 2018 में 4.1% हो गया है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। उत्तर प्रदेश में कितना है? ये 4% है। और इसके अतिरिक्त 2016-22 में 15 से 16 वर्ष की आयु की वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का चुनाव 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है। मध्य प्रदेश में 17% है, उत्तर प्रदेश में 15% है और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। देखते हैं हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन ये है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है अब हुबली जंक्शन। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को समानता SS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया है। सितंबर 2022 में इसे बदलकर SS हुबली जंक्शन कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ यानी जो कर्नाटक में स्थित है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफार्म संख्या 8 को, कौन सी प्लेटफार्म संख्या है? 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। और इससे पहले जो गोरखपुर का था उसकी कितनी थी? 1366.33 मीटर थी। अब ये विश्व का पहला सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है हुबली जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 8, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। और दूसरे नंबर पर कौन हो गया है? 1366.33 मीटर इसकी लंबाई। यह है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, जो कि प्लेटफार्म जो सबसे पहले नंबर 1 पर था। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफार्म कौन से हैं? नंबर 1 तो हुबली जंक्शन हो गया, ये कर्नाटक 1507 मीटर है। दूसरे पर गोरखपुर जंक्शन है उत्तर प्रदेश में, ये इसकी लंबाई 1366.33 मीटर। तीसरे नंबर पर कोल्लम जंक्शन जो केरल में है, इसकी लंबाई है 1180.5 मीटर। चौथा है खड़गपुर जंक्शन जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी लंबाई है 1072.5 मीटर। और पाँचवा है स्टेट सबवे शिकागो, ये अमेरिका में है और इसकी लंबाई 1067.1 मीटर। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला हो गया है। कौन सा? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं? बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में इनोवेटिव 5G यूज केसेस की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। स्टार्टअप द्वारा C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारों का उपयोग मामले में है। सुपर क्यूटिकल्स ये 5G या 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, एम्बूपॉड मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G या 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस है। लॉजी AI ये मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग
एप्लीकेशन है। एसियोफाई ये फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे इत्यादि के लिए। AR/VR यानी 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। टेक XR नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR/VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट है टेक XR। अगला है कोल्लम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों का राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया है। यानी कि इनको संविधान की जानकारी दी गई है। संविधान जानने वाला पहला जिला है केरल का कोल्लम। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। आते हैं अगला, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत की एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। चार जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए, यानी कि जो मिशन के लिए जो खर्चा होगा वो 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2023 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना है। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन की अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता को बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास होगा। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना है।
रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। अब आते हैं अगले पर, वायनाड ये क्यों चर्चित है? सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है वायनाड। ये कहाँ का? ये भी केरल का ही है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिले प्रशासन द्वारा संचालित किया गया है। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है, उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला देखते हैं, अगली खबर क्यों चर्चित है। ये भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण की योजना तैयार की है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन निर्माण तैयार करने की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में डिवाइड किया जाएगा। पहला खंड है उधमपुर से कटरा, दूसरा है कटरा बनिहाल, तीसरा है बनिहाल से काजीगुंड और चौथा है काजीगुंड से बोसमूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इनमें से सभी लंबी सुरंग T49 है। सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई है 12.75 किलोमीटर। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। कटरा बनिहाल खंड पर रामबन जिला जम्मू एवं कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में है। कौन सी? T49 सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई होगी 12.75 किलोमीटर। T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। ट्विन ट्यूब टनल है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हुई एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल का निर्माण को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो गई है। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य में स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा
किया गया है।